RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 11 के एनसीईआरटी बुक के परमाणु संरचना चैप्टर के हम लगभग 61 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आइए आज हम आपके सामने लगभग अंतिम वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 व इससे आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया है वो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा है कि 6 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं नीचे दी गई हैं, इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और क्या इनमें से किसी की ऊर्जा समान है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपका दिया है कि यदि n बराबर 4, l बराबर 2, m बराबर -2 और ms बराबर -1/2 है, तो इन प्रकार से आपको ये 6 के 6 जो समूह दिए हुए हैं क्वांटम संख्याओं को, इन्हें देखते हुए इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 6 क्वांटम संख्याओं के जो ग्रुप हैं वो दिए गए हैं और इनमें पूछा है कि इनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। अब इनमें से किसी की ऊर्जा समान है नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? वो पता लगाते हैं हम क्लेचोवस्की के n+l रूल के द्वारा। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये n+l का मान निकालेंगे। जैसे पहले वाले में कहा है n बराबर 4 है, l बराबर है 2, तो n+l का मान कितना हो गया? 6। इसी प्रकार से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर दिया हुआ है 3 और l बराबर 2, तो इसका मान n+l का हो गया 5। तीसरे के लिए हो जाएगा 4 और 1, यानी ये भी 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर चौथे के लिए, ये थर्ड में था, और चौथे में आपका हो जाएगा n बराबर 3, l बराबर 2, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। छठे का अगर देखा जाए, पांचवे का अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका 3 और 1, यानी ये 4, और लास्ट में 6th में अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 4 और 1 5 के बराबर। तो सबसे पहले जो ऊर्जा का बढ़ता क्रम होता है वो हम लेकर चलते हैं कक्षाओं के अनुसार, कक्षा के अनुसार भी। तो जिसके लिए n+l का मान अधिक, उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। अब यहाँ पर एक बार हम उपकोषों को भी देख लें, कौन कौन से उपकोष हैं। n बराबर 4, l बराबर 2, जो ये वैल्यू होती है आपकी द्विघनसीय क्वांटम संख्या, वहां से हम उपकोष का पता लगा सकते हैं। s उपकोष के लिए इसका मान होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2, तो अधिकतम 2 तक ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4d। ये पहले वाला आपका हो गया 4d, ये हो गया आपका 3d, फिर ये हो गया 1 होता है p के लिए, तो 4p, फिर उसके बाद 3 और 2 में दिया 3d के बराबर दे दिया। यहाँ पर 3 1 दिया है तो 3p के बराबर, यहाँ पर आपका हो गया 4p के बराबर। तो आप यहाँ से भी ऊर्जा का क्रम निकाल सकते हैं कि देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 आदि के द्वारा, आहबाव नियम के द्वारा भी आप इसमें ऊर्जा का क्रम देख सकते हैं। तो सबसे कम जो ऊर्जा है आपकी वो इनमें से किसकी होगी? तो आपने पढ़ा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो पहले 3p सबसे पहले आता है, यानी जो आपका पांचवा पॉइंट है वो पांचवा समूह सबसे कम ऊर्जा का समूह होगा। अब जैसे ये 3p आया, 3p के बाद आपका 4s आता है, 3p के बाद कौन सा आता है? 4s। उसके बाद आपका 3d हमारा यहाँ 2 जगह दिया हुआ है, तो उससे ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी दूसरे की, यानी 3d की, और इसकी ऊर्जा बराबर है इस चौथे पार्ट के। 3d के बाद अगर ऊर्जा का क्रम देखें तो फिर वो आपका आता है 4p का। 4p हमारा तीसरे में आया हुआ है और चौथे में आया हुआ है, तो इस रेस्पेक्ट में हम ले सकते हैं, तीसरे में और छठे में है 3p, तो ये आपका 3 और इक्वल टू आ जाएगा 6 ग्रुप। और अंत में जो हमारा ग्रुप बचा वो 4d का, यानी पहला जो ग्रुप है वो बच जाता है, तो इस पहले पार्ट की ऊर्जा, पहले ग्रुप की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, जिसमें दूसरे और चौथे तथा तीसरे और छठे क्वांटम संख्याओं के समूह में ऊर्जा का मान समान है। तो ये 62वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। इस क्वेश्चन नंबर 2.63 में दिया गया है कि ब्रोमीन परमाणु में 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इसके 2p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन तथा 4p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है? वैसे तो इस नाभिकीय आवेश के बारे में आपको अगले चैप्टर यानी आवर्ती गुण में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसकी कुछ व्याख्या अवश्य करेंगे। अगर हम ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें जो कि 35 होता है, तो वो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और उसके बाद 4p6 के इक्वल आना चाहिए। लेकिन 4p6 में 36 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये 4p5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। अब यहाँ पर इसमें एक बात कही है कि 2p कक्षक में तो हमारे 6 ये रहे, 2p कक्षक में 6, फिर उसके पश्चात 3p कक्षक में भी 6 ये रहे, 3p कक्षक में भी 6, और अंत में 4p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें कहा कि इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम प्रभावी आवेश लगेगा। अब जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती हुई चली जाती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही कम होता चला जाता है। तो ये 2, ये 3, ये 4, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ी तो उसी प्रकार से प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी नाभिक का आकर्षण बल कम होता चला जाता है। इस कारण 4p के इलेक्ट्रॉनों पर सबसे कम प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.64 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा? 2s या 3s, 4d या 4f तथा 3d और 3p। इन जोड़े में से हमको देखना है कि कौन अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करेगा। क्वेश्चन नंबर 64 में भी 63 की तरह ही कहा है कि बताइए 2s और 3s में किस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक लगेगा। भाई जो कक्षा नाभिक के पास है उसी पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक लगेगा, तो 2s पर 3s के मुकाबले अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा, क्योंकि दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा की तुलना में नाभिक के अधिक पास होती है। इसी प्रकार से अगला दिया हुआ है आपका 4d और 4f। अब यहाँ तो दी थी कक्षा, यहाँ कक्षाएं तो समान हैं, लेकिन अब की बार दे दिया आपका ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल में इसका देखेंगे, भाई ऑर्बिटल में डी एफ के मुकाबले नाभिक के अधिक पास होगा sp_df। तो यहाँ पर भी आपका जो 4d है इस पर अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा। अब फिर आपका एक और दिया हुआ है 3d और 3p में, तो यहाँ भी देख लीजिए भाई 3p जो है वो कक्षा तो समान होगी लेकिन उपकोष बदल गए, तो p sp_df नाभिक के अधिक पास रहेगा, तो 3p पर अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को भी, 65 को। इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2.65 में दिया है कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में 3p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश अनुभव करता है? वैसे तो इस क्वेश्चन का जवाब 65 का जवाब आप लोग अगले चैप्टर में अच्छी प्रकार से सीख लेंगे, जिसमें आप प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम एक बार लिखकर आपको बता रहे हैं, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक क्रम से 13 और 14 होते हैं। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6 और फिर 3s2 और 3p1 होता है। यहाँ पर ये 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से अगर हम सिलिकॉन का देखें तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एल्यूमिनियम में भी जो 3p होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है 1, और यहाँ सिलिकॉन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एक और एक, ये 2p वाले। तो क्योंकि p 3 प्रकार का होता है इसलिए इस 3p को हमने 3 प्रकार का बना लिया। ये p आपका 3 प्रकार से बना दिया, इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गई। अब इसने फिर कहा है कि किस पर अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, तो नाभिकीय आवेश सिलिकॉन पर अधिक होता है।
उसका कारण क्या है वो आप नेक्स्ट चैप्टर जो कि आवर्त सारणी और आवर्ती गुण के नाम से दिया गया है उस चैप्टर में आप इसका कारण पढ़ेंगी। तो यहाँ पर केवल इतना ले लीजिए कि जो सिलिकॉन है उस पर आपका अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.66 में इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, यानी इन तत्वों में बताना है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था कि फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन और क्रिप्टॉन। 66वें क्वेश्चन में कहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। जैसे सबसे पहले फास्फोरस, परमाणु क्रमांक होता है 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए देखिए s में 2, p में 6 आए तो d में 10 तभी युग्मित होते हैं। तो यहाँ तक युग्मित होते हैं तो हमें केवल 3p में देखना है। अब p 3 प्रकार का होता है, इसको 3 प्रकार का बना लीजिए, px, py और pz। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2 और 3, तीनों अकेले हैं तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा कहा है सिलिकॉन में, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, तो उसमें यहाँ 3p2 आ जाएगा, तो उसमें केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आती है बात क्रोमियम की, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 24, और आपको थ्योरी पढ़ाते समय ये बताया भी था कि क्रोमियम अपवाद होता है आहबाउ नियम का, क्रोमियम भी और कॉपर भी। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 आ जाता है और 3d5। अब मैंने कहा है कि s में 2, p में 6, d में 10 हो तभी युग्मित होंगे। तो यहाँ पर तो 4s एक प्रकार का और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। d जो होता है वो होता है आपका 5 प्रकार का और पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ इस प्रकार से भरे जा सकते हैं जो कि अयुग्मित होंगे। यानी अब हम कह सकते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आप लोगों ने देख भी लिया आंसर, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको Fe 26 में ज्ञात करने हैं। 26 में यहाँ पर आपका 4s2 और 3d6 हो जाता है, बाकी सब पहला सेम टू सेम। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आने का ये भी युग्मित हो गया। d आपका 5 प्रकार का होता है जिसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और छठा इलेक्ट्रॉन युग्मित। तो यहाँ पर तो ये युग्मित हो गया, जोड़ा बन गया, लेकिन बाकी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हैं। इसी प्रकार से अंत में आपको दिया गया है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 36। तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और उसके बाद 4p6 हो जाएगा। अभी बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि s में 2, p में 6, d में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आइए लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 67 को। क्वेश्चन नंबर 2.67 के क खंड में दिया गया है कि n बराबर 4 से संबंधित कितने उपकोष होते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि n बराबर 4 हो तो कितने उपकोष संभव हो सकते हैं, उपकोषों की संख्या बताइए। अब पहली कक्षा में तो एक उपकोष केवल s, दूसरी में आपका sp, तीसरी में spd, चौथी और अन्य में spd और f होते हैं। अब इसको हम क्वांटम संख्या के आधार पर भी ले सकते हैं कि यदि n बराबर 4 जो कि कक्षा को प्रदर्शित करती है तो उपकोष के मान 0 सहित n-1 तक होंगे, 0 सहित n-1 तक, यानी 0 से 3 तक, 1 और 2 और इसके बीच में आ जाएगा। तो कितने हो गई s, p, d और f, यानी 4 उपकोष होते हैं n बराबर 4 में। ये तो था इसका पहला क खंड। दूसरा खंड ख देख लीजिए उसमें क्या दिया है। और अंतिम क्वेश्चन 2.67 की ख खंड में कहा गया है कि इस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जिसके लिए ms बराबर -1/2 हो और n बराबर 4 हो।
खंड ख में दिया हुआ है कि यदि ms बराबर -1/2 और n बराबर 4 हो तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होंगे। तो m मतलब ये आपका दी है चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है m से, तो लेकिन s दे दिया तो यहाँ पर ये आपकी चक्रण क्वांटम संख्या हो गई, चक्रण क्वांटम नंबर। तो जनरली जो आपका ये -1/2 होता है ये हम वामावर्त इलेक्ट्रॉन के लिए लेकर चलते हैं। तो n बराबर 4 पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सीधा दक्षिणावर्त भरते हैं, उसके पश्चात हम वामावर्त दिशा में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, यानी जाहिर सी बात है वो युग्मित तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। अब बोहर-बरी का नियम अगर हम लगा कर देखें तो वहाँ पर 2n² नियम आ जाते हैं, जबकि अगर हम अगाउ के नियम के अनुसार देखें तो किसी भी अगर हमें n दे रखी कक्षा तो उपकोष में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो वो होती है n² के बराबर, और अगर हम कक्षा में देखें तो कक्षा में होती है आपकी 2n² के बराबर। तो यहाँ हम अगर देखें तो हमारी n बराबर 4 दी है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम देखेंगे तो 2n² यहाँ हो जाएगा 2 × 4 स्क्वायर, 4 × 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32। लेकिन इन 32 में आपके दक्षिणावर्त भी हैं वामावर्त भी हैं, पेयर में हैं, जोड़े में हैं, तो इसके आधे जो हैं वो दक्षिणावर्त होंगे, यानी +1/2 जिनके लिए m का मान होगा वो आपके 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से -1/2 जिनके लिए होगा वो उनकी संख्या भी 16 ही होगी। तो इस प्रकार से आप इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको परमाणु संरचना चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट करके बता दिए। इसमें हमने आपको पाठ्यनीति प्रश्न और अभ्यास के प्रश्न सब आपकी समझ में आ गए होंगे जो हमने समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब किसी प्रकार की कोई समस्या इस चैप्टर में नहीं रहेगी। अब इसके बाद हम आपके सामने लेकर आएंगे इससे अगला चैप्टर जिसका नाम है आवर्त सारणी या तत्वों के आवर्ती गुण। उस चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको अगली वीडियो में प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।